नमस्कार, खबर दुनिया की में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में विमान सेवाओं का संचालन फिर हुआ शुरू। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में आई गड़बड़ी के कारण कई घंटों तक रद्द रही उड़ानें। राष्ट्रपति ने कहा, गड़बड़ी की जांच की जा रही है। पूर्वी यूक्रेन में सोलेदार और बख्मुत में भीषण खूनी संघर्ष। यूक्रेन ने सोलेदार पर रूसी कब्जे से किया इनकार। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों के हालात को बताया मुश्किल। अंकारा में दोनों देशों के मानवाधिकार आयुक्तों के बीच हुई बातचीत। नाटो यूरोपीय संघ ने ऊर्जा समेत दूसरे अहम अवसंरचनाओं की सुरक्षा के लिए संयुक्त कार्यबल का किया गठन। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए लीकेज के बाद संयुक्त कार्यबल के गठन का किया गया फैसला। पेरिस के व्यस्त रेलवे स्टेशन पर चाकूबाजी की घटना। एक सनकी ने भीड़ पर किया हमला। 6 लोग मामूली रूप से घायल। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। 2015 के घातक हमलों के बाद से फ्रांस में कड़ी सुरक्षा का अलर्ट है जारी। फिर बम धमाकों से दहला काबुल। विदेश मंत्रालय के बाहर भीषण बम विस्फोट, 20 से ज्यादा लोगों की मौत। धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब चीन का एक प्रतिनिधिमंडल तालिबान के अधिकारियों के साथ मंत्रालय में कर रहा था मुलाकात। सबसे पहले अमेरिकाना। अमेरिका में विमान सेवा बाधित होने के बाद एक बार फिर से सेवाएं शुरू हो गई हैं। विमान सेवा बहाल होने से लाखों यात्रियों ने राहत की सांस ली है। इससे पहले उड़ान के दौरान पायलटों को चेतावनी देने वाले सिस्टम में गड़बड़ी के कारण अधिकतर घरेलू उड़ानों को रोक दिया गया था। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट कर बताया है कि वर्तमान में हवा में मौजूद फ्लाइट्स को लैंड करने की अनुमति दे दी गई है। एफएए ने यह भी बताया है कि न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अटलांटा हवाई अड्डे पर हवा यातायात फिर से बहाल कर दिया गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरी घटनाक्रम के विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से 1200 से ज्यादा उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई है कि उनके एक प्राइवेट ऑफिस में कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं, जिनका इस्तेमाल उन्होंने कभी वॉशिंगटन थिंक टैंक कार्यालय के तौर पर किया था। उन्होंने कहा कि वो इन दस्तावेजों की समीक्षा में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान के सरकारी रिकॉर्ड उनके थिंक टैंक कार्यालय ले जाए गए थे। बाइडेन ने 2017 के मध्य से समय समय पर इस ऑफिस का उपयोग किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निजी कार्यालय से मिले गोपनीय दस्तावेज मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। दरअसल जो बाइडेन जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे तब उनके निजी कार्यालय में कई गोपनीय दस्तावेज मिले थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने वाशिंगटन थिंक टैंक के रूप में किया था। व्हाइट हाउस ने भी एक दिन पहले न्याय विभाग कार्यालय में पाए गए वर्गीकृत चिन्हों के साथ दस्तावेजों की एक छोटी संख्या पाए जाने की पुष्टि की। जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सरकारी दस्तावेज को थिंक टैंक कार्यालय ले जाने की खबर नहीं थी। दरअसल बाइडेन ने 2017 के बाद अपने इस कार्यालय का उपयोग किया था। मुझे इस खोज के बारे में बताया गया और यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी सरकारी रिकॉर्ड है जो उस कार्यालय में ले जाया गया था। मेरे वकीलों ने वही किया जो सरकारी दस्तावेजों के साथ किया जाता है। मैक्सिको में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि सभी को पता है कि वह गोपनीय या महत्वपूर्ण दस्तावेजों को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने दस्तावेजों की समीक्षा में सहयोग करने का भरोसा दिया। लोग जानते हैं कि मैं गोपनीय दस्तावेजों या गोपनीय सूचनाओं को गंभीरता से लेता हूं।
जब मेरे वकील पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मेरे दफ्तर में कागजों को देख रहे थे तो उन्होंने मेरे लिए कैपिटल में एक सुरक्षित कार्यालय स्थापित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति पर हुए खुलासे के बाद रिपब्लिकन पार्टी को उन पर निशाना साधने का एक और हथियार मिल गया है। इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट अगर राष्ट्रपति के खिलाफ आती है तो उन पर जासूसी अधिनियम और राष्ट्रपति रिकॉर्ड अधिनियम सहित राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने वाले कानूनों को संभावित उल्लंघन का मामला बन सकता है। उधर मैक्सिको में उत्तरी अमेरिकी लीडर समिट में राष्ट्रपति बाइडेन का एक बयान उस वक्त विवाद में आ गया जब उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद से हटने के 4 साल तक वे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। आरएनसी रिसर्च ने बाइडेन के दावे को झूठा करार देते हुए कहा कि 2 वर्षों के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने उन्हें करीब $1 मिलियन का भुगतान किया, जबकि उन्होंने इस दौरान एक भी क्लास नहीं ली। दरअसल बाइडेन 2017 से 2019 तक फिलाडेल्फिया स्कूल में मानद प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय के मुताबिक हालांकि बाइडेन ने इस दौरान क्लास नहीं ली, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से छात्रों को कई लेक्चर दिए और वाशिंगटन में पेन बाइडेन सेंटर फॉर डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल एंगेजमेंट का नेतृत्व भी किया। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में भीषण ठंड है। इस बीच बाढ़ से राज्य में हालात बहुत ही खराब हो चले हैं। बाढ़ के पानी ने मानो पूरे शहर को उसमें समा गया हो। लगभग 50,000 लोगों को अपने इलाकों को छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं और भारी बारिश, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और भूस्खलन के कारण 1,10,000 से अधिक घरों और व्यावसायिक केंद्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। और अब यूरोप इन दिनों रूसी सुरक्षा बलों ने रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर के आसपास स्थित यूक्रेनी ठिकानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच रूस की वैगनर ग्रुप की सेना यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर से आक्रामक हो गई है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने दावा किया है कि उनकी सेना ने यूक्रेनी शहर सोलेदार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये जीत पिछली गर्मियों के बाद मॉस्को की पहली बड़ी युद्ध क्षेत्र सफलता होगी। हालांकि रूस ने वैगनर समूह के इस दावे को खारिज करते हुए शहर पर फिलहाल कंट्रोल करने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन रूस की जंग में मौतों और बर्बादी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच हमले का नया केंद्र पूर्वी यूक्रेन बन चुका है, जहां बखमुत और सोलेदार पर कब्जे के लिए हर वक्त भीषण हमला हो रहा है। इन इलाकों में कब्जे के लिए रूस ने वैगनर समूह के लड़ाकों के साथ अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में उतार दिया। रूस के वैगनर सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन में नमक खनन वाले शहर सोलेदार पर बड़ी नियंत्रण का दावा किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि उनके सैनिकों ने सोलेदार के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा कि शहर के केंद्र में एक कैंप बनाया गया है जहां बंदियों को रखा गया है। हालांकि रूस ने वैगनर समूह के दावे को खारिज करते हुए शहर पर फिलहाल नियंत्रण से इनकार किया है। खार्किव में भी रूसी सैनिकों ने रॉकेट से एक बार फिर जोरदार हमला किया। बुधवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को टारगेट करते हुए मिसाइलें दागी। इनमें से 2 मिसाइल खार्किव के एक पटाखा गोदाम पर जा गिरी। पटाखा गोदाम पर मिसाइल फटते ही वहां रखे पटाखे फूटने लगे। वैगनर इकाइयों ने सोलेदार के पूर्व क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। हालांकि शहर के मध्य में कुछ जगहों पर लड़ाई चल रही है। हम कल कैदियों की संख्या जारी करेंगे। दोनेत्स्क में सफल आक्रमण कर कई बस्तियों पर नियंत्रण पा लिया गया है। बखमुत के उत्तर पूर्वी में अभी भी भीषण लड़ाई जारी है। हमारे एयरफोर्स ने सोलेदार को शहर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों से अवरुद्ध कर दिया है। हमारी सेना दुश्मन के लिए अधिकतम प्रभाव और यूक्रेन के लिए न्यूनतम नुकसान के साथ स्थिति को स्थिर करने के तरीके पर काम कर रही है। वहीं कीव ने दावे को खारिज करते हुए सैनिकों द्वारा जमकर मुकाबला करने की बात कही है। यूक्रेनी कमांडर ने सोलेदार में जारी घमासान की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध से की। हमारी सेना दुश्मन के लिए अधिकतम प्रभाव और यूक्रेन के लिए न्यूनतम नुकसान के साथ स्थिति को स्थिर करने के तरीके पर काम कर रही है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी कब्जे वाले इलाकों की स्थिति को कठिन करार दिया। अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस के पास कब्जे में लिए गए 4 यूक्रेनी क्षेत्रों में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सभी संसाधन हैं, लेकिन भीषण लड़ाई की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है। उधर गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में शामिल होते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भीषण लड़ाई को स्वीकार करते हुए तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से इनकार किया।
सरकार से अनुरोध किया गया है कि रूसी संघ के नए क्षेत्रों को तिमाही के अंत तक विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करे। 2030 तक उनके बुनियादी ढांचे, सामाजिक सेवाओं जैसे कारकों को रूसी स्तर तक पहुंचाना होगा। पहले विश्व युद्ध में लाखों लोगों की जान गई, दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों ने जान गंवाई। अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। आज दुनिया की मदद से यूक्रेन अपनी जमीन पर हो रहे रूसी हमलों को रोक देगा। उधर अंकारा में आयोजित एक सम्मेलन में दोनों देशों के मानवाधिकार आयुक्तों ने करीब 40 मिनट तक बातचीत की, जिसमें यूक्रेन और रूस के नागरिकों के लिए मानवीय मदद, सैनिकों की अदला बदली के बारे में चर्चा की। दोनों देशों ने युद्ध के कैदियों की सूची का आदान प्रदान कर लिया है। सहमति के बाद हमने एक दूसरे के 40 सैन्य कैदियों की अदला बदली के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। हमने किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के बाद हमारे पास परिणाम होंगे। परिणाम आपके सामने है। रूस हमारे नागरिकों को, उनके परिवारों, उनके बच्चों को लौटा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस युद्ध की धार को तेज करने के लिए पूर्वी यूक्रेन में लामबंदी के जरिए सैनिकों की संख्या में भारी इजाफा कर रहा है, तो वहीं नाटो ने पूर्वी हिस्सों में सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नीदरलैंड के रास्ते लिथुआनिया, पोलैंड के लिए अमेरिकी टैंकों और सैन्य वाहन को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। सैन्य उपकरण में फोर्ट हुड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, M1 अब्राम टैंक और ब्रैडली लड़ाकू वाहन शामिल हैं। ब्रैडली वही लड़ाकू वाहन है जो एक हफ्ते पहले अमेरिका ने यूक्रेन को आपूर्ति करने की घोषणा की थी। खबर फ्रांस से है, जहां पेरिस के एक रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने चाकू से कई लोगों को घायल कर दिया। यह घटना बुधवार सुबह पेरिस के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन गारे डू नॉर्ड स्टेशन पर हुई। गृह मंत्री ने गेराल डॉर्मेनिन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस सुबह गारे डू नॉर्ड स्टेशन पर एक शख्स ने कई लोगों को घायल कर दिया, उस पर तुरंत काबू पा लिया गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की धमकियों को धता बताते हुए फ्रांस की कर्ज में डूबी पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए एक योजना बनाई है। हालांकि देश में इस नई योजना का जोरदार विरोध किया जा रहा है। फ्रांस में कामकाजी वर्ग पेंशन योजना में प्रस्तावित सुधारों से काफी नाराज हैं। श्रमिक कानूनों में रियायतें, व्यापार के लिए करों में कटौती और अब पेंशन में सुधार। फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के बाद इमैनुअल मैक्रों एक के बाद एक सुधार के लिए प्रयासरत हैं। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 64 वर्ष करने का उनका प्रस्ताव लोगों को रास नहीं आ रहा है। नाराज व्यापार संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। मंगलवार को विवादास्पद पेंशन सुधार योजना की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की। बोर्न ने कहा कि पूर्ण पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्ति की न्यूनतम आयु धीरे धीरे हर साल 3 महीने बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 2027 से पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए लोगों को कम से कम 43 वर्षों तक काम करने की आवश्यकता होगी। तय समय से पहले रिटायरमेंट होने वालों को कम भुगतान मिलेगा। फ्रांस में कामकाजी वर्ग पेंशन योजना में प्रस्तावित सुधारों से नाराज है। जिसे पेंशन सुधार कहा जा रहा है, वास्तव में ये लोकवित्त के सुधार से आगे की चीज है। ये बजट को संतुलित करने के बारे में एक सुधार की तरह है, जिसका बोझ कर्मचारी पर पड़ता है। जिन लोगों ने 20 साल की उम्र से पहले काम करना शुरू कर दिया है, वो जल्दी रिटायरमेंट ले सकेंगे। कर्मचारियों को विशिष्ट श्रेणियां जैसे पुलिस अधिकारी और अग्निशमन के कर्मी भी पहले सेवानिवृत्त हो सकते हैं। मैक्रों कह रहे हैं कि उनका सुझाव एकीकृत यानी यूनिफाइड सिस्टम ज्यादा बेहतर होगा। इसमें कर्मचारियों को हर दिन के काम की कीमत मिलेगी। उन्हें मिलने वाले पॉइंट से भविष्य में पेंशन के लाभ हासिल हो सकेंगे। पेंशन सुधार के खिलाफ विरोध जताने वालों में शिक्षकों और परिवहन कर्मियों के साथ पुलिस, वकील, अस्पतालों के कर्मचारी, हवाई अड्डा के कर्मचारी और अन्य कामकाजी लोग भी शामिल हो गए हैं। अगले महीने से संसद में गर्मागर्म बहस होने की उम्मीद भी की जा रही है। मैक्रों के मध्य मार्गी गठबंधन ने पिछले साल संसद में अपना बहुमत खो दिया है और अधिकांश विपक्षी दल परिवर्तन के विरोध में है। मैक्रों के मध्यमार्गी सांसदों को उम्मीद है कि वे इस प्रस्ताव को संसद से पारित कराने के लिए रूढ़िवादी रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन हासिल कर सकते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यह परियोजना रातों रात लागू नहीं होगी। सेवानिवृत्ति की आयु 8 वर्ष की अवधि में धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। पेंशन सुधार मैक्रों का एक चुनावी वादा है, जो अपने पहले कार्यकाल के दौरान इसी तरह के उपाय को लागू करने में विफल रहे। न्यूनतम सेवानिवृत्ति की आयु उन लोगों पर लागू होती है जिन्होंने अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वर्षों तक काम किया है।
जो लोग शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, जैसे कई महिलाएं जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने करियर को बाधित करती हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने देर से अपना करियर शुरू किया है, उन्हें 67 साल की उम्र तक बिना किसी दंड के रिटायर होने तक काम करना होगा। पिछले 3 दशकों में फ्रांस की सरकारों ने व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं, लेकिन हर बार सुधार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के साथ पूरा किया गया है। फिलहाल फ्रांस में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 42 अलग अलग पेंशन स्कीम चल रही हैं। इसमें रिटायरमेंट की उम्र और लाभ अलग अलग हैं। और अब एशिया का आईना। और खबर अफगानिस्तान से है, जहां की राजधानी काबुल में एक बार फिर विस्फोट की घटना सामने आई है। यह विस्फोट विदेश मंत्रालय के बाहर हुआ। जब धमाका हुआ उस वक्त चीनी अधिकारियों की तालिबान के साथ एक अहम बैठक चल रही थी। घटना में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन साल 2021 में अगस्त में जब से तालिबान ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से ज्यादातर हुई घटनाओं में आईएसआईएस का नाम ही सामने आता रहा है। चीन ने दूसरी बार ताइवान पर हमला करने की धमकी दी है। चीन ने अपनी चेतावनी में कहा है कि स्वशासित द्वीप के साथ बातचीत करने वाले दूसरे देशों के नेता आग से खेलने का काम कर रहे हैं। चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि देश नए साल में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और ताइवान की स्वतंत्रता के लिए षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए फिर से प्रतिबद्धता जताता है, जो कि 1949 में चीन के भूभाग से अलग हो गया था। चीन ने ताइवान पर एक बार फिर हमला करने की चेतावनी देते हुए कहा कि इस स्वशासित द्वीप के साथ बातचीत करने वाले विदेशी राजनेता आग से खेल रहे हैं। चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि बीजिंग नए साल में अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और ताइवान की स्वतंत्रता के साजिशों को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन दावा करता है कि ताइवान चीनी भूभाग का हिस्सा है, जिसे आवश्यक होने पर बलपूर्वक बीजिंग के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। हाल के महीनों में अन्य देशों के नेताओं की ताइवान यात्रा के बाद दोनों पक्षों ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। कुछ विदेशी देशों में चीन विरोधी तत्वों के बीच ताइवान की स्वतंत्रता के लिए दुर्भावनापूर्ण समर्थन देना जानबूझकर की जाने वाली उकसावे की कार्रवाई है। हम ताइवान को लेकर आग से खेल बंद करने का आह्वान करते हैं। हालांकि ताइवान की यात्रा पर पहुंचे जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने चीन की चिंता को दूर करते हुए कहा कि उनका देश स्वशासित द्वीप को हथियार मुहैया नहीं कराने जा रहा है। दरअसल चीन की ओर से ताइवान को लगातार दी जा रही धमकियों के बीच ये सवाल पूछे जाने लगा है कि पश्चिमी देश ऐसी स्थिति में ताइवान की सैन्य सहयोग करेंगे या नहीं। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति ने भी अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जर्मनी जैसे देशों से सहयोग की अपील की थी। जर्मनी के सांसद ने ना में उत्तर देकर अपने देश का पक्ष साफ कर दिया है। ताइवान को हथियार मुहैया कराने का कोई सवाल ही नहीं है। हमने आम लोगों और राजनीति से जुड़े लोगों से बात की है। जर्मनी से हथियार भेजने जैसी बातों का कभी जिक्र ही नहीं हुआ। उधर चीन की ओर से बार बार मिल रही धमकियों के बीच ताइवान की वायुसेना ने अपनी हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य तैयारियों का प्रदर्शन किया। वायुसेना विंग के सदस्यों ने मिराज 2000 लड़ाकू जेट विमानों के एक बेड़े की परेड की, साथ ही टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक का प्रदर्शन भी किया। मुझे विश्वास है कि वायुसेना की सभी इकाइयां अपने मिशन को जारी रखेंगी, ताकि हमारे देशवासियों को नए साल का जश्न मनाने के लिए सुरक्षित माहौल मिल सके। इस बीच ताइवान वायुसेना के एक अधिकारी ने बुधवार को द्वीप की सेना और नाटो के बीच एक दुर्लभ बातचीत के विवरण का खुलासा किया है। अधिकारी ने बताया कि कैसे उन्होंने इटली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 6 महीने के शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कार्यक्रम अकादमिक आदान प्रदान पर केंद्रित था, न कि सैन्य सहयोग से संबंधित मुद्दों पर। कोई पेशेवर सैन्य समन्वय नहीं था। इसका फोकस अकादमिक चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्थिति के विश्लेषण पर था। इससे पहले रविवार को चीनी सेना ने ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर युद्ध अभ्यास किया था। ड्रैगन ने रविवार को 1 माह में दूसरी बार हवाई और सैन्य हमलों का परीक्षण किया था। तब चीन ने बयान जारी कर कहा था कि इस अभ्यास का उद्देश्य देश की सेना की साझा क्षमताओं का परीक्षण करना और बाहरी ताकतों और ताइवान की आजादी का समर्थन करने वाली ताकतों की भड़काने वाली कार्रवाइयों का पूरी तरह से
मुकाबला करने की तैयारी था। और अब अफ्रीकानामा। युगांडा की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को युगांडा में इबोला वायरस का नवीनतम प्रकोप के खत्म होने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि पिछले 42 दिनों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। सितंबर में प्रकोप की घोषणा के बाद से युगांडा में 56 मौतों सहित कुल 142 मामले सामने आए थे। WHO के मानदंडों के तहत बीमारी का प्रकोप आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाता है जब लगातार 42 दिनों तक कोई भी नया मामला सामने नहीं आता है। पिछले 2 साल के संघर्ष को समाप्त करने के लिए पिछले साल के अंत में इथियोपिया की सरकार के साथ हुए समझौते के तहत टाइग्रे बलों ने बुधवार को हथियार सौंपना शुरू कर दिया। अफ्रीकी संघ की निगरानी टीम ने भी इसकी पुष्टि की है। अनुमान है कि इस लड़ाई के दौरान हजारों लोग भुखमरी, चिकित्सा सुविधा के अभाव में मौत के मुंह में समा गए। क्षेत्रीय और संघीय सरकारों के बीच बड़े पैमाने पर मतभेद के बाद संघर्ष भड़क उठा था। प्रधानमंत्री अबी अहमद ने क्षेत्र पर नियंत्रण करने वाले टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट पर सैन्य ठिकानों को जब्त करने और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। और अब विश्व संस्कृति। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पिछले 6 दशकों में देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए बुधवार को खेद व्यक्त किया। इन उल्लंघनों में कम्युनिस्ट विरोधी गतिविधियां भी शामिल हैं, जिसके कारण शीत युद्ध के दौरान लगभग 5 लाख इंडोनेशियाई लोगों का नरसंहार हुआ था। उन्होंने इस तरह के उल्लंघनों को फिर से होने से रोकने का वादा किया, लेकिन अत्याचारों में सरकार की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने या फिर जवाबदेही को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी प्रतिबद्धता जताने से वो पीछे हट गए। 1960 के दशक में कम्युनिस्टों के खिलाफ हिंसक सैन्य अभियान हो या 90 के दशक के आखिरी सालों में छात्रों के गायब होने की भयावह घटना, अतीत में हुए इस तरह के दूसरे अत्याचारों और मानवाधिकार के उल्लंघनों पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बुधवार को सार्वजनिक तौर पर खेद व्यक्त कर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने भविष्य में इस तरह के उल्लंघनों को रोकने का भरोसा दिया, लेकिन अत्याचार में सरकार की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने या जवाबदेही तय किए जाने की कोई प्रतिबद्धता नहीं दोहराई। विडोडो ने कहा कि वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली इन घटनाओं पर खुले मन और मस्तिष्क से खेद व्यक्त करते हैं और उन्हें पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति समानुभूति है। एक साफ मन और एक सच्चे दिल के साथ मैं इस देश के नेता के रूप में स्वीकार करता हूं कि कई घटनाओं में घोर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और मुझे खेद है कि वे बहुत अधिक हुए हैं। विडोडो ने इंडोनेशिया के इतिहास की ऐसी 12 घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्हें खेदजनक बताया। विडोडो का दूसरा और अंतिम कार्यकाल समाप्त होने के करीब है। वो दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से 1965 में कम्युनिस्टों के खिलाफ सैन्य अभियान की गलतियों को स्वीकार किया है। इससे पहले 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल रहमान ने इस नरसंहार के लिए पीड़ितों से माफी मांगी थी। ऐसा अनुमान है कि 1965 और 1996 के बीच PKI यानी इंडोनेशिया कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कम से कम 50,000 लोगों को मौत की नींद सुला दी गई थी। एक विवादित तख्तापलट के बाद कम्युनिस्टों के सफाए के लिए सेना ने अभियान शुरू किया। इसके बाद तानाशाह सुहार्तों का रास्ता साफ हुआ और लंबे समय तक उनका कहर साम्यवादियों पर टूटता रहा। इस अभियान के बाद इंडोनेशिया में PKI का वजूद खत्म हो गया। सरकार न्यायिक प्रस्ताव को नकारे बिना पीड़ितों के अधिकारों का पुनर्वास करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति जिसमें दर्जनों प्रदर्शनकारियों और कार्यकर्ताओं का तो इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।